एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच 12 2025 को टारगेट कर रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 28 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन का विषय बना हुआ रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और चूंकि ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हिस्टैरिसीस लूप है जिसको शैथिल्य लूप कहा जाता है। ये शैथिल्य लूप पे क्या होता है आपने अक्सर क्वेश्चन बैंक में देखा होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं शैथिल्य लूप को हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले हिस्टैरिसीस पढ़ने से पहले उसमें कुछ हमें छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी क्या होता है। तो अगर इन सभी चीजों के बारे में आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं हिस्टैरिसीस आपको नहीं बता सकता हूँ। तो इसलिए आपको हिस्टैरिसीस जाने से पहले मैग्नेटाइजेशन के बारे में समझना होगा। तो आइए देखते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अब ये सब जितने भी चीजें हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस का जो कहानी होता है वो केवल आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर ही लगा सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस पर नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, जब कोई सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस हो, कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, इस प्रॉपर्टीज को मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं, तो जो मैग्नेट होगा वो कितना मैग्नेटाइज होगा, जितना वो मैग्नेटाइज हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन को आई से सूचित किया जाता है और आई का फॉर्मूला होता है m/v। ठीक है, अर्थात इसका डिफिनेशन क्या होगा, प्रति आयतन मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी मैग्नेटाइजेशन। तो यहां पर ये जो कैपिटल M है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और V का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब जैसे कि लेटर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका लेंथ है 12 और पोल स्ट्रेंथ का मान है स्मॉल m। तो बताना है कि इसका मैग्नेटाइजेशन का मान कितना होगा। तो चूंकि I का फॉर्मूला होता है m/v और ये जो कैपिटल M है जिसका मान है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है पोल स्ट्रेंथ और इनटू में इसका टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई, और ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से उसका टोटल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 12। तो इसका जो एरिया है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए है, ए का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और इसका लेंथ कितना हो गया, 12। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर इसके लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो 12 इंटू लिख देंगे ए। अब यहां से 12 कट जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा m/a। अब इसमें एक बात समझिए कि जब हम लिखते हैं कि I बराबर m/v होता है, तो यहां से फिर हमें पूछा जाता है कि I का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है m का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई है वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो यहां से मीटर स्क्वायर और यहां से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एम्पियर/मीटर। तो एम्पियर/मीटर मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट होता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो बाकी मैंने ये करके दिखाया आपको। अब देखिए, अब हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लेटर सपोज हमारे पास एक सोलेनोइड है, एक परिनालिका है। अब इसमें इसको साउथ पोल कहा गया है, इसको नॉर्थ पोल कहा गया, और इसमें करंट एंट्री हुआ I। और जब इसमें करंट I फ्लो होगा और इस सोलेनोइड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जिसका मैग्नेटिक फील्ड और B होगा, और यहाँ पे ये T लगा हुआ है। तो इस सोलेनोइड के अंदर या बाहर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मतलब कि इस परिनालिका इस सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। इसके लिए हमें दो चीज पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि इस परिनालिका के अंदर सोलेनोइड के अंदर जो नेट
मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो रीजन से आएगा, एक तो करंट की वजह से आएगा, एक तो करंट की वजह से आएगा और दूसरा आएगा एटॉमिक डाइपोल अलाइनमेंट की वजह से। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस सोलेनोइड के अंदर, मतलब कि इस परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दो कारण से आएगा। पहला कारण होगा करंट और दूसरा कारण होगा एटॉमिक डाइपोल अलाइनमेंट। अब जो करंट होता है उसको एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है और अलाइनमेंट जो होता है उसको इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट बाहर से सप्लाई करते हैं इसलिए उसको एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाएगा, और एटम्स का जो डाइपोल अलाइनमेंट होता है वो इसके अंदर हो जाता है इसलिए उसको इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। तो इस एक्सटर्नल फैक्टर को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, एच कहते हैं, और इस इंटरनल फैक्टर को मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है, जो कि मैंने आपको ठीक पहले बताया है। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच होता है, एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसके बाद आई, आई का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन। तो एच और आई दोनों का यूनिट सेम होता है, यानी कि एच एंड आई बोथ हैव सेम यूनिट, और दोनों का यूनिट क्या होगा, न्यूटन बटा एम्पियर। तो ये बात आपको बिल्कुल रट लेना है, आप इसको याद कर लीजिए कि यहां से मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन बटा एम्पियर होता है। ठीक है, न्यूटन बटा एम्पियर। ये बात होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने बिल्कुल अच्छा तरीके से आपको बता दिए हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ये मैग्नेटाइजेशन जिसको आई से सूचित किया जाता है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको एच से सूचित किया जाता है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है भी, और ये एक होता है इंटरनल फैक्टर। और ये हम कब पढ़ते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, जब एक सोलेनोइड लेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो कारणों से आएगा, एक आई की वजह से आएगा और एक एटॉमिक डाइपोल अलाइनमेंट की वजह से आएगा। तो आई जो होगा उसको एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाएगा, एटॉमिक डाइपोल अलाइनमेंट को इंटरनल फैक्टर कहा जाएगा, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, और करंट वाला एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। अब देखते हैं, अब चूंकि यहां से जो हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाले थे उसका मान हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। एच जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर है और आई डाइपोल से अलाइनमेंट है, और म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को कहा जाता है परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7। अब इसमें एक और वर्ड आएगा जिसको मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी जिसको जेटा से सूचित करते हैं, ठीक है, ये एक्स नहीं लिखा हुआ है, इसको जीटा कहा जाता है। तो आई जो होता है वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बाद में प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को जेटा कहते हैं, और यही जेटा मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी होता है। ठीक है, यही जेटा क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो यहां से हम जेटा बराबर कर सकते हैं आई बटा एच, मतलब कि अगर पूछा जाए कि जेटा क्या होता है तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रेशियो को क्या कहते हैं, जेटा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आई का मतलब मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई एच का मतलब हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रेशियो को जेटा कहा जाता है, जो कि एक डायमेंशनलेस है। इसके पास कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है, बिकॉज ये और ये दोनों सेम ही यूनिट के होते हैं, दोनों का एक जैसा यूनिट होता है न्यूटन बटा, एक मिनट कहां गया ऊपर, न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर। सॉरी यहां पर देखिए एक मिनट, ये न्यूटन बटा एम्पियर है, न्यूटन बटा एम्पियर और न्यूटन बटा एम्पियर दोनों कट जाएगा, 9 यूनिट। ठीक, तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी भी समझ में आ गया। तो टोटल 3 चीज के बारे में आपको बताया गया है। अभी मैंने हिस्टेरिसिस के बारे में कहीं से भी कुछ नहीं बताया है। हिस्टेरिसिस समझने से पहले इन सभी चीजों का जानकारी होना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सीखेंगे तब तक हिस्टेरिसिस दिमाग में नहीं बैठेगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी क्या होता है। तो हिस्टेरेसिस पढ़ने से पहले आप ये जरूर पढ़ करके जाना, चाहे आप मेरा वीडियो देखो, आप किसी का भी वीडियो देखो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन हिस्टेरेसिस पढ़ने से पहले आपको इतना चीज जानना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस। तो पहले तो हिस्टेरेसिस की कहानी देखेंगे, हिस्टेरेसिस का क्या स्टोरी चलता है ये पहले देखेंगे। हिस्टेरेसिस यानी कि सैथिल्य कहा जाता है, और बिहार में पूछा जाता है सैथिल्य लूप से आप क्या समझते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि पहले आपको समझने होंगे, जैसे कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इस प्रकार रखना है कि उसका स्ट्रेंथ तथा डायरेक्शन दोनों चेंज हो सके। मतलब कि ये जो हिस्टेरेसिस की कहानी चलेगी ये केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही लागू होगा। तो हमें क्या करना है कि एक सब्सटेंस लेना है, एक पदार्थ लेना है जो जिसका नेचर कैसा हो, फेरोमैग्नेटिक हो, और इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखना है। अब इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम इस तरीका से रखेंगे कि उसका स्ट्रेंथ मतलब कि उसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आसानी से चेंज हो सके। इस प्रकार से हमें एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी जाकर के मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देना है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहने का मतलब होता है H। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शुरू में अनमैग्नेटाइज होता है। मतलब ये क्या करेंगे कि हम पहले से ही कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो इनिशियली अनमैग्नेटाइज होगा। अनमैग्नेटाइज करने का मतलब कि शुरुआत में उसके लिए आई का मान 0 हो जाए। ठीक है, अब चलिए, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को बढ़ाया जाता है तब उस पदार्थ का मैग्नेटाइजेशन का मान भी बढ़ने लगता है। मतलब कि शुरुआत में हमने क्या किया कि सबसे पहले एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर के किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इस प्रकार से रख दिया कि रखने के बाद उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों इजीली चेंज हो सके। जब ऐसा होने लगा तो फिर हमने क्या किया कि शुरुआत में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अनमैग्नेटाइज किया। अनमैग्नेटाइज करने का मतलब कि आई को 0 किया। और चूंकि इसको हमने रखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो जैसे जैसे हम H को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस पदार्थ का मैग्नेटाइजेशन आई भी बढ़ने लगता है। ठीक है, अब H को आप बढ़ाते जाइए आई भी बढ़ते जाएगा, H को बढ़ाते जाइए आई भी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन पॉइंट आएगा जहां पर आप H के वैल्यू को कितना भी बढ़ा दीजिए बट आई नहीं बढ़ेगा। आई क्या हो जाता है, वहां पे सैचुरेट कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर H के मान को हम बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा, बट दिस इज नॉट ए लीनियर रिलेशन, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब कि आप ये जो फॉर्मूला लगाते हैं I बराबर जेटा इंटू H, यहाँ पर वैलिड नहीं है, रॉन्ग हियर। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H का मान हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन I का मान एक समय के बाद सेचुरेट कर जाता है। ठीक है, तो इसको सेचुरेशन वैल्यू कहते हैं। तो अब देखिए फिर क्या होगा आगे। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को 0 किया जाता है तब मैग्नेटाइजेशन का मान 0 नहीं होता है, बल्कि I का कुछ वैल्यू रह जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और यहीं पर हिस्टेरेसिस आ जाता है। ठीक है, यहीं पे क्या आ जाएगा, हिस्टेरेसिस आ जाएगा, यहीं पर सैथिल्य आ जाएगा, और यहीं पे ग्राफ बदल जाता है, यहीं पे हिस्टेरेसिस का लूप बनने लगता है। हम जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाए थे वैसे वैसे I का मान बढ़ रहा था। मतलब कि जैसे जैसे हमने H को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा I का वैल्यू बढ़ते गया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि H को हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि H को 0 कर दिया जाता है, तो H को 0 कर देंगे तो I को भी 0 हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि H को 0 किया जाता है तब मैग्नेटाइजेशन मतलब कि I का मान 0 नहीं होता है। दिस इज शॉकिंग। मतलब यहाँ पर जाकर के सैथिल्य की कहानी स्टार्ट हो जाती है, हिस्टेरेसिस की कहानी स्टार्ट हो जाती है। H का मैग्नेटाइजेशन का मान 0 नहीं होता है, बल्कि I का कुछ वैल्यू रह जाता है। मतलब कि यहां से आप H बराबर 0 करते हैं तो I का वैल्यू 0 नहीं होता है, और इस फिनोमिना को और H बराबर 0 पर I का जो वैल्यू 0 नहीं होता है इसको रिटेंशन या रिटेंटिविटी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। जब H का मान 0 होता है तो I का मान 0 नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल रहा है I का, इसको रिटेंशन या रिटेंटिविटी कहते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताए हैं कि ये जो रिलेशन होता है I बराबर जेटा इंटू H, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि I को आप जिस रेशियो में बढ़ाएंगे H भी इसी रेशियो में बढ़ना चाहिए, I को जिस रेशियो में घटाएंगे H भी उसी रेशियो में घटना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है।
तो इसको रिटेंशन या रिटेंटिविटी कहा जाता है। इसको आप फिर से समझ लीजिए कि एच का मान जैसे आप जीरो करते हैं तो आई का मान जीरो नहीं होता है। तो आई का मान जीरो करने के लिए अब क्या किया जाए? तो स्टार्टिंग में देखिए आपको एक चीज बताया गया था कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इस प्रकार से रखना है कि उसका स्ट्रेंथ करने का मतलब होता है वैल्यू। तो आई के वैल्यू को तो हम घटा बढ़ा, एच का वैल्यू का तो हम घटा बढ़ा करके देख लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब एच के वैल्यू को, स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ा लिए, फिर घटा भी लिए, घटा करके जीरो भी कर लिए। अब बात आती है डायरेक्शन की, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम एच के मान को जीरो तो कर लिए, लेकिन आई का मान जीरो नहीं हुआ। तब आई के मान को जीरो करने के लिए क्या करेंगे? तो एच को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, मतलब कि एच का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है तब मैग्नेटाइजेशन फील्ड आई का मान जीरो हो जाता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन हिस्टैरिसीस लॉ। ग्राफ बनाने में यही सब लाइंस आपको काम आएंगे। इसी सब लाइंस की सहायता से हिस्टैरिसीस लॉ बना दिया जाता है। फिर देखिए, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कि एच को रिवर्स डायरेक्शन मतलब उल्टा डायरेक्शन में अगर हम बढ़ा देंगे तब एक समय के बाद क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन नॉट मैग्नेटाइजिंग, यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, ठीक है, ये फील्ड नहीं होगा। तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन मतलब आई का मान क्या हो जाता है? जीरो। मतलब कि एच अगर किसी निगेटिव वैल्यू को अगर करता है तो वहां पर आई का मान जीरो हो जाता है, और इसे कोर्सिविटी कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? कोर्सिविटी। और यहाँ इसको क्या कहा गया है? रिटेंटिविटी या रिटेंशन कहा गया है। जब एच का मान जीरो तो आई नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी रिटेंशन या रिटेंटिविटी, एंड when h is negative then I is equal to 0 and this is said to be coercivity। ठीक, अब देखिए इसमें नोट में एक बात आपको समझना है। नोट में वो कौन सा बात है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में I तथा H के बीच का संबंध जो होता है वो लीनियर नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और उस रिलेशन को नहीं बताया जा सकता है, वो हमारे बियॉन्ड ऑफ द सिलेबस है। यानी कि यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू जेटा इंटू एच होता है। और ये सारे मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये डाया के लिए लगेगा, पारा के लिए लगेगा, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक में आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, यह फॉर्मूला यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। अब आइए देखिए, अब ये कहानी चलता है भाई साहब, अब ग्राफ की बात चलती है। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए मैं आपको ग्राफ बना करके दिखाता हूं। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। अब आप अलग अलग बुक पढ़िएगा तो कहीं ग्राफ बनाया जाता है बी वर्सेस एच का, तो कहीं ग्राफ बनाया जाता है आई वर्सेस एच का। दोनों ग्राफ सेम बनता है। आई वर्सेस एच का बना दो चाहे बी वर्सेस एच का बना दो। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो ग्राफ बनेगा आई वर्सेस एच का ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई वर्सेस एच या आई के बदला में हम बी भी ले सकते हैं, जिसको यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कहा गया है। और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मतलब मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग। चलिए आई वर्सेस एच का ही ग्राफ बनाते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो आप बी वर्सेस आई का बनाइए, सॉरी बी वर्सेस एच का बनाइए, आई वर्सेस एच का बनाइए, दोनों का दोनों बात सेम होता है। क्योंकि एनसीईआरटी और एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा में ये जो ग्राफ है वो आई वर्सेस एच का बनाया गया है। तो इसीलिए अगर आप आई वर्सेस एच या बी वर्सेस एच दोनों में से किसी का भी बनाओगे बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब जो स्टेटमेंट लिखा गया था उस बात को समझिएगा। यहाँ पर आई और यहाँ पे एच है। हमें क्या करना है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेना है और इनिशियली उसको मतलब कि इनिशियली उसको क्या करना है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख देना है, मतलब कि एच के अंदर रख देना है, ठीक है। अब जब एच के अंदर रख देंगे तो शुरुआत में आपको बताया गया था कि शुरुआत में एच का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखिए ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़िए, ये स्टेटमेंट पढ़िए। शुरू में अनमैग्नेटाइज होना चाहिए, मतलब कि आई जीरो होना चाहिए, तो एच भी जीरो होगा। तो यहां जीरो है, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे 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 एच का मान बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे हम एच के मान बढ़ाएंगे आई का भी मान बढ़ेगा। तो यहां से हम एच के मान को बढ़ाएंगे तो आई का भी मान बढ़ेगा, आई का भी मान बढ़ेगा। और एक ऐसा सिचुएशन पॉइंट आएगा
जहां से आप h के वैल्यू को आप कितना भी बढ़ा दो बट I वहां से नहीं बढ़ेगा, I एज इट इज सेम रहेगा, तो इसको सेचुरेशन कहा जाता है। और हमने क्या किया कि इस पॉइंट को A मान लिया। अब क्या होगा कि यहां से हमने h के मान को बढ़ा करके I तो कर दिया, अब फिर क्या करेंगे, h के मान को कम करेंगे। तो h के मान को यहां से जैसे हम कम करेंगे, तो h के मान को जैसे यहां से हम कम कर देंगे, कम करते 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 जीरो कर देंगे, तो h के मान को जैसे हम यहाँ पे जीरो कर देंगे तो I का यहाँ पे कुछ मान आ जाएगा। तो h के मान को जैसे हम जीरो कर दिए, यहाँ से I का कुछ मान आ गया, तो इसको कहेंगे B, और ये क्या होता है, रिटेंटिविटी होता है, और इसको हम कह देते हैं O। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि अब हमें ये जो h है, इस h के मान को तो हम जीरो कर दिए, बट यहाँ से I का मान जीरो नहीं आया, लेकिन अब I के मान को जीरो करना है, तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में फिर आएंगे। जब इसके रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो h का कुछ निगेटिव वैल्यू आएगा, और इस h के निगेटिव वैल्यू के लिए I का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इसको कोर्सिविटी कहेंगे। ठीक है, कोर्सिविटी कहेंगे। अब फिर क्या होगा, इसके डायरेक्शन में और हम जाएंगे, निगेटिव डायरेक्शन में और हम जाएंगे, फिर यहाँ पर एक सेचुरेशन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो उसको B और इसको हमने C बोला, और फिर इसको आई थिंक क्या है, F है, F लिख देते हैं। चलिए इसको हमने F बोल दिया, बाकी D और E यहाँ रहेगा, D और E यहाँ रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, सेचुरेशन पॉइंट मिल गया, तो यहां से फिर हम क्या करेंगे कि h के वैल्यू को जीरो करेंगे। तो h के वैल्यू को जीरो करेंगे तो फिर यहाँ से I का कुछ मिल जाएगा वैल्यू, मतलब फिर यहाँ पे रिटेंशन आ जाएगा। अब फिर रिटेंशन आ जाएगा तो फिर हम इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जब h का कुछ मान आएगा तो फिर यहाँ पर I का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और फिर इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो फिर यहाँ सेचुरेशन मिल जाएगा, और यही एक लूप बन गया, और इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप, यानी कि ऐसे 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 ये लूप चलते रहेगा। तो इसको A कहा गया है, फिर इसको B कहा गया, फिर ये C हो गया, उसके बाद ये F हो गया, इसको E कहा गया, और इसको कहा गया है D। तो देखिए यहां से OB एंड फिर OE, OB और OE के लिए, OB और OE के लिए H का वैल्यू जीरो है बट I का वैल्यू जीरो नहीं है। देखिए यहां से OB के लिए H का वैल्यू जीरो है, और OE के लिए भी H का वैल्यू जीरो है, बट I का वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसलिए इसको रिटेंटिविटी कहा जाएगा। ये रिटेंटिविटी है। अब देखिए OC और OD, ठीक है, यहां से OC है और यहां से OD है, ये दोनों के लिए I का मान जीरो है, तो इसलिए इसको कोर्सिविटी कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे तो आप ग्राफ ऐसे बनाना, तो ग्राफ को थोड़ा और आप अच्छा से भी बना सकते हैं, और ये आपके पास एकदम सुंदर सा शानदार सा डायग्राम रखा हुआ है, आप यहाँ से भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ को देखिए आखिर में ग्राफ ये क्रिएट कैसे हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टेरिसिस लूप, यही हिस्टेरिसिस ग्राफ है, जिसको आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, और यहीं से पूरा का पूरा कहानी फेरोमैग्नेटिक में हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस में एनर्जी कैसे डाउनफॉल होता है, पूरा का पूरा कहानी यहीं से समझ में आ जाता है इस ग्राफ को देखने के बाद। अब चलिए, अब देखिए ये जो हिस्टेरिसिस है, हिस्टेरिसिस एक ग्रीक वर्ड होता है। हिस्टेरिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लैगिंग या डिलेड, लैगिंग या डिलेड। ठीक है, हिस्टेरिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लैगिंग या डिलेड होता है। हिस्टेरिसिस के आधार पर जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया, एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बारे में कुछ देख लीजिए। अब देखिए हार्ड वाला का जो हार्ड वाले के पास लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस होता है, लेकिन जो सॉफ्ट होता है उसका लो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। हार्ड वाला का जो डोमेन होता है, वो डोमेन का जो वॉल मोमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है, और इसका जो वॉल मोमेंट होता है वो रिलेटिवली इजी होता है। हार्ड वाला का कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों क्या होता है, लार्ज होता है। सॉफ्ट वाला का कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों क्या होता है, स्मॉल होता है।
हार्ड वाला को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट वाला को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। हार्ड वाला का मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी लार्ज होता है, लेकिन सॉफ्ट वाला का मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी स्मॉल होता है। हार्ड वाला का परमिटिविटी एंड सस्पेसिबिलिटी का मान कम होता है, तो सॉफ्ट वाला का ज्यादा होता है। हार्ड वाला का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, तो सॉफ्ट वाला का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। हार्ड वाला में एग्जांपल हो जाएगा आयरन निकल, एल्युमिनियम का वायल, एलॉय, कॉपर निकल आयरन एलॉय या कॉपर निकल कोबाल्ट एलॉय। सॉफ्ट वाला हो जाएगा आयरन सिलिकॉन एलॉय और फेरस निकल एलॉय और फेराइट गार्नेट्स। चलिए, तो होप सो ये हिस्टैरिसीस का लूप आपको समझ में आया होगा। अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।